નમસ્કાર મિત્રો, આજે સીધું ને સચમાં આપણે ફરીવાર દેશના બહુ જ જાણીતા તંત્રી સંપાદક અજય શુક્લજીને આપણે ઇન્વાઇટ કર્યા છે. અજય શુક્લજી, આપનું સ્વાગત છે. અને અજય શુક્લજી જે વાત કરે એ મને લાગે છે તમે અગાઉના એપિસોડમાં પણ જોયું હશે. એ તથ્યોને આધારે વાત કરે છે, સત્યને આધારે વાત કરે છે. એ અત્યારે હિન્દુસ્તાન ટાઈમ્સના કન્સલ્ટિંગ એડિટર છે. અગાઉ આઈટીવી નેટવર્કના એ ચીફ એડિટર રહ્યા છે. હિન્દુસ્તાનના પણ એડિટર રહ્યા છે. હિન્દુસ્તાન ટાઈમ્સનું હિન્દી જે અખબાર રહ્યું એના પણ એડિટર રહ્યા છે. અમર ઉજાલાની સાથે એમનો બહુ લાંબો સંબંધ રહ્યો છે ને એના પણ ચીફ ઓફ સ્ટેટ બ્યુરો રહ્યા છે. અને દૈનિક ભાસ્કર એની સાથે અને જાગરણની સાથે પણ એમનો સંબંધ ઇન્વેસ્ટિગેટિવ જર્નલિસ્ટ તરીકેનો ખૂબ રહ્યો છે. અજયજી ચંદીગઢમાં છે અને અજયજીને વિશે આજે જે વાત આપણે એમની પાસેથી જે વાત સાંભળવી છે એ વાત બહુ સ્પષ્ટ છે. કારણ કે અજયજીના સંબંધો એ નરેન્દ્ર મોદી અને રાહુલ ગાંધી બંનેની સાથે એટલા ઘનિષ્ઠ રહ્યા છે કે બંનેને ઇન્સ અને આઉટ એ જાણે છે. અને મને કહેવા દો કે અમૃતસરમાં જ્યારે અજયજી હતા ત્યારે એમની બાઇક ઉપર બેસીને પાછળ બેસીને નરેન્દ્ર મોદી પણ ત્યાં આગળ છે ને ફરતા હતા. એટલા ઘનિષ્ઠ સંબંધો એમના હતા. 2008માં એમણે રાહુલ ગાંધીનો અમર ઉજાલા માટે પણ છે ને એક બહુ જ વિસ્તૃત એવો ઇન્ટરવ્યુ કર્યો હતો. અને એ ઇન્ટરવ્યુ આજે પણ મને લાગે છે કે આપણે બધાએ વાંચવો જોઈએ. એટલે કદાચ હું અજયજીને વિનંતી કરીશ કે આપણી સાથે શેર પણ કરે. કારણ કે એમાં રાહુલ ગાંધીએ ખૂબ કોન્ફિડન્સથી એમને પોતાની અંગત બાબતો પણ કહી છે અને પોતાનું વિઝન પણ આપ્યું છે. આજે જે વાત કરવી છે એ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર નરેન્દ્ર મોદી અને લીડર ઓફ ધ ઓપોઝિશન ઇન લોકસભા રાહુલ ગાંધી બંનેના વ્યક્તિત્વમાં શું ફરક છે, શું તુલના કરી શકાય, એ બંને વિશે અજયજી અધિકૃતપણે આપણને જણાવશે. કારણ કે ઘણી વખતે ભક્તગણ બંનેમાંથી કોઈનું પણ ભક્તગણ જે હોય એને બદલે તટસ્થ રીતે અજયજી આપણી સાથે વાત કરશે. અને એટલે જ હું अजय ने आज इनवाइट कर रहे हो छू. अजय जी, आपका स्वागत है. और आप मोदी जी और राहुल जी के बारे में कैसी तुलना करेंगे, उनके अध्ययन के बारे में, उनके शासन के बारे में, विचार के बारे में, उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में आप जो भी यानी आप तुलना कैसे करेंगे और उनके भविष्य के बारे में भी आपका आकलन क्या है उसके बारे में आप हमें बताइए और दर्शकों को भी बताइए. क्योंकि आपसे हमारा अगला जो संवाद रहा वो देश में और विदेश में बहुत अच्छा रहा. उसको काफी रिस्पांस मिला और हम आपके शुक्रगुजार हैं और हमारे दर्शक भी रिस्पॉन्ड करते हैं. तो आप कृपया आज ये दो व्यक्तित्वों की तुलना करिए. अजय जी. हरि भाई, आपको बहुत बहुत नमस्कार और हमारे सभी प्यारे दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार. धन्यवाद, आपने मुझे इनवाइट किया. मैं सबसे पहले आपसे बात शुरू करूं उसके पहले मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा. ये मेरे फेसबुक पे भी पड़ी हुई है. ये आप देखिए, इसमें तारीख भी चूंकि पड़ी हुई है 28 दिसंबर 2013 को. ये 27 दिसंबर की फोटो है. 28 को मैंने फेसबुक पे डाली थी 2013 में. तारीख पड़ी हुई है, आप देख रहे हैं. जी जी जी. तो उस समय मैंने खुद लिखा था, ब्रदर ऑफ पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी, प्रहलाद मोदी एट माय रेजिडेंस. वो मेरे पास में आए थे और उस दिन उन्होंने नरेंद्र मोदी जी से मेरी फोन पे बात कराई. नरेंद्र मोदी ने वह अपने पुराने दोस्ती के उस जो हमारी 6-7 महीने की दोस्ती थी, उस दौरान मैं चूंकि लखनऊ से आया था पहली बार पंजाब में और अमर उजाला अखबार का ब्यूरो चीफ था वहां. और पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की कोई हैसियत नहीं थी. पिछलग्गू की तरीके से अकाली दल के रहता था. तो अकाली दल इतना हावी था कि उनको कोई पूछता नहीं था और नरेंद्र मोदी खुद कोई बड़ी हैसियत नहीं रखते थे. उनके जो उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे दया सिंह सोढ़ी,
उनको अटल जी के यहाँ, चूंकि मैं लखनऊ में अटल जी का वोटर भी हूं, तो मतलब था उस समय, तो वहां से आया था। और अटल जी से चूंकि वहां पत्रकारिता करने के कारण संबंध निजी तौर पे थे, तो अटल जी के यहाँ से फोन कर दिया गया कि अजय आ रहे हैं, इनके रहने वगैरह का कुछ ठीक सी व्यवस्था करा दीजिए। जैसे होता है सामान्य तौर पे, हम ही लोग, हमारा ही कोई करस्पॉन्डेंट या कोई साथी यदि किसी जिले में जाता था तो हम भी अपने ब्यूरो चीफ को कॉल कर देते थे कि भाई ये आ रहा है, देखना क्या हेल्प हो सकती है, करा देना। तो दया सिंह सोढ़ी ने कहा आप क्यों बाहर रहेंगे, हमारा ऊपर गेस्ट के लिए 2 कमरे का सेट बना हुआ है, पार्टी के लोग आते रहते हैं तो हम वहीं रुकाते हैं, सामान्य तौर पे यदि घर जैसा होता है नहीं तो बाहर रुकाते हैं। और क्योंकि कई बार हमें सरकारी गेस्ट हाउस नहीं मिल पाता है, क्योंकि यहाँ सरकार तो हमारी वैसी चलती नहीं है, तो उन्होंने कहा आप आराम से एक कमरे में रहिए, आपको अकेले रहना है। मैंने कहा ठीक है। तो मैं उसमें जो है 6 महीने उनके उस कमरे में रहा, और उसका कॉमन वॉशरूम था। तो दूसरा जो कमरा था वो गेस्ट के लिए था। तो तकरीबन हर हफ्ते नरेंद्र मोदी जी आते थे, 1 दिन 2 दिन अमृतसर रुकते थे, क्योंकि पंजाब की राजनीति बिना अमृतसर के तो हो नहीं सकती। चंडीगढ़ में उस समय जो सांसद थे वो सतपाल जैन बीजेपी के, वो बहुत पावरफुल थे और आडवाणी जी के बड़े क्लोज थे, और वो नरेंद्र मोदी को पूछते नहीं थे, 2-2 3-3 घंटे बाहर बैठाए रखते थे। इस समय वो एडिशनल एडवोकेट जनरल है भारत सरकार जी। अब आप यह समझ लीजिए, ऐसी स्थिति में जब यहां पर बेइज्जत किया गया था, हिमाचल में इनकी किसी कारण से कुछ लोगों ने पिटाई कर दी थी, पंचकुला में इनका विवाद हो ही गया था, तो बड़ी बुरी स्थिति थी। तो उस दौर में काफी खराब हालत हो गई थी पंजाब से, यानी एक प्रकार से कहिए विदाई का दौर चल रहा था। तो अब हमारे चूंकि अब आते रुकते तो परिचय हो गया, फिर दोस्ती हो गई, तो बताने लगे अजय जी ऐसे। तो कई बार ये होता था कि चाहते थे कि ये खबर छप जाए, ये हो जाए, तो हमारे मतलब इनके अखबार इनकी खबरों को कोई तवज्जो नहीं देता था, हमने थोड़ा सा दिया तो हमारी अच्छी पटने लगी। उसके बाद में जो है उसी दौरान हमने तमाम चीजें देखी, अब मैं उस पर जिक्र नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा तब का परिचय था। और उसके बाद उन्होंने भाई को भेजा और मेरी बात कराई और कहा मेरी मदद बनारस में कीजिए, आपका बनारस में बहुत होल्ड है, मुझे उस समय का याद। मेरे फादर एटीज के दौर में बनारस में डिप्टी एसपी रहे थे, और वो दौर होता था तो कुछ अफसर ऐसे होते हैं हर जिले में कि जो बड़ा प्रभुत्व बना लेते हैं। और उस समय पंडित कमलापति त्रिपाठी कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भी थे, देश के रेल मंत्री भी थे, यूपी के पूर्व सीएम थे, तो बहुत पावर थी। उनके बेटे भी मिनिस्टर थे, तो फादर का उनसे अच्छा रास्ता था, तो इस कारण से वहां बहुत अच्छी वो बन गई थी। तो वहां के बहुत सारे लोग थे। तो आपको बताऊं, पंडित मदन मोहन मालवीय के परिवार को, वो भी ब्राह्मण परिवार था, और छन्नू महाराज के परिवार का, उनका भी, वो भी ब्राह्मण थे। तो हम मतलब मैंने पिताजी से आग्रह करके उनसे, और संकट मोचन के महंत जी जो प्रोफेसर वीरभद्र मिश्र जी, उस समय बड़े मिश्रा जी जीवित थे, तो वो महंत भी थे और आईआईटी के प्रोफेसर भी थे। तो और आज भी जो उनके बेटे हैं, एक बेटे आईआईटी के एचओडी हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के और साथ में महंत हैं, एक बेटे न्यूरो के हेड हैं और वहां के एम्स जो बीएचयू है। तो उस परिवार से, उन सब से मैंने पिताजी के थ्रू रिक्वेस्ट कराई, और अमित शाह फिर मिलने गए, और उसके बाद में वो हुआ और वो प्रस्तावक बने इनके। और उनके प्रस्तावक बनने का फायदा ये हुआ कि आधा तो बनारस उनका अनुयायी है, तो फ्री के आधे वोट तो यूं ही मिल गए जी जी कि अरे मालवीय जी तो बीएचयू मालवीय जी के नाम पे, उधर छन्नू महाराज जी के नाम पे पूरा वो कला संस्कृति का बनारस केंद्र है, तो वहां पर भी हो गया बड़ी। और साथ में आधा बनारस या तो हनुमान जी की पूजा करता है, तो वो संकट मोचन जाता है। आप हर मंगलवार को वहां जाके देख सकते हैं, हर शनिवार को देख सकते हैं, वैसे तो हर रोज भीड़ होती है, तो आपको समझ में आ जाएगा।
तो वो जो मदद मिली, अभी भी जब चुनाव था तो नरेंद्र मोदी फिर चुनाव के समय गए और उनके पांव पकड़े जाके। उन्होंने मुझसे कहा, अजय जी आपने किसको सिफारिश करवा दी थी कि सच बताएं अनर्थ हो गया है। ये शब्द हैं महंत जी के। बहरहाल अब चूंकि वो कहते हैं हमारे मंदिर में कोई आएगा तो सबको हम उसी तरह सम्मान देंगे जी, तो यह एक बड़ी चीज है। तो महंत जी और ये सारे लोग सब साथ दिए और ये भयंकर वोटों से जीते, जो भी सब आपके सामने। अब मैं ये कह रहा हूं कि इतनी मदद मैंने करी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन जब ये सरकार में आए मुझे उम्मीद थी, जो बातें इन्होंने मुझे कही थी, और उसके बाद में मैंने देखा ये बिल्कुल उससे उलट कुछ और चल रहा है। जो नरेंद्र मोदी मुझसे 98 में 99 में कहा करते थे, उसमें जमीन आसमान का अंतर मैं देख रहा था। तो सर मुझे लगा क्या गलत व्यक्ति का मैंने साथ दे दिया, क्योंकि जो निश्चित रूप से एक इंप्रेशन बन गया था, एक नैरेटिव बन गया था कि हाँ मनमोहन सरकार ये हो गया वो हो गया। जब उन सबके फैक्ट देखे, जब उनकी कोर्ट में हेयरिंग देखी, तो पता चला ये तो सब झूठ पे टिका हुआ था। राइट। और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी के शासनकाल में चाहे 2G स्कैम हो, चाहे रेलगेट हो, चाहे कोलगेट हो, चाहे आप आइए कॉमनवेल्थ हो, सब में क्लीन चिट हुई, सब में लोग बरी हुए। यानी और अदालतों ने लिखा है कि ये अपराध कभी हुए ही नहीं, ये तो सिर्फ एक इंप्रेशन दिया गया। और खुद जिस कैग ने यह रिपोर्ट दी थी उसने भी माफी मांग ली, विनोद राय। चलिए अब इसको यही एपिसोड खत्म करते हैं। मैं 2008 में सितंबर महीने में, राहुल गांधी नए नए सांसद थे, 2004 में पहली बार सांसद बने थे, तो वो युवाओं को लेके बहुत कीन थे। तो उन्होंने यूथ का, वो उस समय जनरल सेक्रेटरी होते थे कांग्रेस पार्टी के और यूथ मामले के प्रभारी होते। उस समय वो चंडीगढ़ आए और चंडीगढ़ से उन्होंने शुरुआत की इसकी पायलट प्रोजेक्ट यूथ को लेके। तो यही पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में प्रोग्राम था, तो किसी को भी मीडिया से बात तब भी नहीं कर रहे थे उस तरह। तो मैंने फिर चूंकि अब मैं यूपी से हूं, तो मैंने प्रियंका जी को कहलवाया और प्रियंका जी के यहां से फिर फोन गया और फिर राहुल जी ने हमसे कहा कि आप पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ही आ जाओ, फिर हमारे साथ, मैं रुकूंगा नहीं, टाइम ऐसे नहीं, आप मेरे साथ ही गाड़ी से चलना, अमृतसर तक साथ चलेंगे, वहां से मैं वापस भिजवा दूंगा और इतने में ही आपको जो पूछना हो बात करनी हो कर लीजिएगा। तो वो पहला मेरा इंटरेक्शन था, इसके पहले मैं कभी राहुल गांधी से मिला नहीं था। मेरे में भी एक इंप्रेशन था ये तो युवराज हैं, पता नहीं क्या है और क्या नहीं है। लेकिन जब मैं पहली बार मिला, मैं आपको वह इंटरव्यू दिखाना चाहूंगा आपके दर्शकों को। यह है, मैंने लिखा था, और वो मेरी दोस्त थी, अब जनता जनता है हम सफर, यानी वेरोनिका की बात कर रहे हैं। हाँ, और ये जो पब्लिश हुआ था वो 23 सितंबर 2008 को हुआ था। हाँ, मैं उस समय मित्र की बात कर रहे हैं जी, मैं जो आर्किटेक्ट रही। जी जी जी। तो मैं आपको ये इसलिए बताना चाहता हूं, ये बेहद जरूरी। अब ये उस समय राहुल गांधी जब बात करते हैं, तो राहुल गांधी उस समय जब खुल के हर बात बताते हैं, कुछ चीजों में कहते हैं कि इसको छापने के लिए नहीं है, पर्सनल नॉलेज के लिए है। और वो दौर था, आप सर्च कर लीजिएगा 2008 में, देश का, पूरे देश का मीडिया कह रहा था राहुल गांधी शादी करेंगे। मैंने लिखा था, ये आप देखिए जो हाइलाइटर्स हैं इनमें, कि शादी नहीं देश की उम्मीदों पर खरा उतरना प्राथमिकता। जी, 2008 में उस शख्स ने कही थी। और छोटा सा मैं वो इंट्रो सुना दूं। कांग्रेस के युवराज की प्राथमिकता अब शादी या परिवार बढ़ाना नहीं,
उनसे लगाई जा रही उम्मीदों पर वे अब खरा उतरना चाहते हैं। समय के साथ उनका टारगेट बदल गया है। वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि अपने पिता की तरह देश और कांग्रेस को मजबूत करें। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं युवा मामलों के प्रभारी राहुल गांधी ने पंजाब विजिट के दौरान अमर उजाला से विशेष बातचीत में अपने दिल की बातें कही। राहुल कहते हैं, मैं जब फ्लोरिडा में ग्रेजुएशन कर रहा था और फिर कैम्ब्रिज में एमफिल, तब मेरी प्राथमिकताएं कुछ और थी। इंडिया तब भी याद आता था मुझे। मेरे पिता राजीव गांधी ने देश के लिए जो किया उसको काउंट नहीं किया जा सकता है। लंदन में काम करने के दौरान प्रैक्टिकली बहुत कुछ सीखा, मस्ती भी की। सभी के दोस्त होते हैं तो मेरी भी एक आर्किटेक्ट दोस्त खास थी। बस इतना ही काफी है। अब शादी नहीं, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना प्राथमिकता है। राजीव जी ने जिस तरह से आईटी इंडस्ट्री और दूसरे इन पर आईटी सेक्टर पर काम किया, जिसके कारण आज देश में सबसे ज्यादा युवाओं को रोजगार मिल रहा है। यह सेक्टर देश को उन्नति में ले जा रहा है। उन्होंने कहा, आज की समस्या यदि मैं देखता हूं तो जो दौर है, यूपीए की मनमोहन सरकार ने किसानों का कर्ज माफ किया, वो भी आर्थिक मंदी के दौर में। राहुल गांधी अपनी कार्य योजना के बारे में बताते हैं कि उनका लक्ष्य है कि युवा साथियों के आंखों के आंसू दूर करें, जिनको कोई देख नहीं रहा है। न्यूक्लियर डील इसी का हिस्सा है। वो कहते हैं, मैं गांवों में गया हूं, किसानों को बिजली नहीं मिलती, पानी नहीं मिलता, डीजल से पंप चलाकर सिंचाई महंगी पड़ती है, वो कर्ज में डूब जाते हैं और मौत को गले लगाते हैं। पावर जनरेशन प्लांट्स जो है कांग्रेस के बाद में लगे नहीं। किसान, दलित, युवा, महिलाएं सभी परेशान हैं और इसलिए मुझे उन सब के लिए करना है। वाह, यानी ये गांधी जी ने जैसे साउथ अफ्रीका से आए और पूरा देश का भ्रमण किया, जी, उसी प्रकार ये समस्याओं का मैं यही कह रहा हूं देसाई साहब। भारत जोड़ो यात्रा की जब हम बात करते हैं, लोग कहते हैं इन्होंने सिखा दिया उन्होंने। राहुल गांधी उसी समय की, उसी दिन की खबर है, असलियत से रूबरू होने का प्रयास है राहुल का दौरा। वो तभी चाहते थे कि वो भारत का पूरा दौरा करें और समझें, लेकिन सुरक्षा कारणों और बहुत से कारणों से उन्हें रोका जाता रहा, करता जाता। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा नहीं था, मैं सच बता रहा हूं। जी जी, राहुल जी का कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं था, लेकिन उनके दिल में जो सच्चाई थी वो मैं आज भी कहता हूं, जैसे एक सच्चे व्यक्ति के मन में होता है, कुछ भी कह देता है, वह मैंने देखा। और मैं उनके साथ जब हरमिंदर साहब में जा रहा था, आप सोचिए उनकी सरकार नहीं थी, विरोध हो रहे थे। जो अपराध राहुल गांधी ने नहीं किया उसके लिए उन्हें कहा जा रहा था, बावजूद इसके उन्हें रोका गया था कि आप मत जाइए, कुछ भी हो सकता है वहां पे, तो अंदर सुरक्षा है और वो चीजें होती नहीं है। तो आप ये सोचिए, राहुल गांधी एक कामन की तरह से गए और उन्होंने उसी तरह किया और उन्होंने कहा कोई बात नहीं, यदि हो जाएगा तो हो जाएगा। मैं साथ था इसलिए बता रहा हूं। तो यह उस शख्स की बहादुरी भी है जिसे कहते हैं जिगरा है। तो यह चीज देखने को मिलती है, यह राहुल गांधी में, उसके अंदर सोच है कि कैसे हम आखिरी पंक्ति के व्यक्ति का भी आंसू पोंछें। किसान, छोटे व्यापारी, उन्हें छोटे व्यापारियों की चिंता ज्यादा है बड़े से ज्यादा। उनका मानना है बड़े तो अपना सिस्टम बना लेते हैं, छोटे को हमें सपोर्ट देना पड़ेगा। छोटे किसान हो, छोटे वर्ग से लोग हो, दलित हो, पिछड़े हो, इनको लेके आज लोग कह रहे हैं, ये राहुल गांधी ने 2008 में कह दी। अब आज सोचिए, राहुल गांधी आज भी अपनी बातों से इतने साल बाद, 23-24 साल बाद भी पलटे नहीं है। यह इस बात का सबूत है कि उसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। यह राहुल गांधी। अब आ जाता हूं नरेंद्र मोदी जी पे। जी हाँ जी, हाँ, नहीं, मैं इसके कहना ये चाहता था कि तो ये पप्पू कैसे बने। मैं उस पे आता हूं। तो पप्पू बनाने के लिए देखिए, उस समय उन दिनों मैं भी दैनिक भास्कर ग्रुप में था और वह जो अभियान चलाया गया
उसमें कई सारे ग्रुप शामिल थे, उनको जो पैसे दिए गए मैं जिक्र नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पर्सनल वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं, मेरे एडिटर जो थे उन्होंने ही ये बात बताई थी। तो कि किस तरह से कंपनियों को पैसे आ रहे थे और कंपनियां कहीं जा रही, और ये कारपोरेट दे रहा था। कारपोरेट यह कह के विज्ञापन दे रहा था कि हम आपको सबसे ज्यादा विज्ञापन दे रहे हैं, आपको ये करना है, कांग्रेस को बदनाम करना है, राहुल गांधी को बुद्धिहीन दिखाना है और दिखाना है कि कैसे कैसे क्या होना है। तो ये जो है 2011 से अभियान शुरू हुआ, जब राहुल गांधी किसानों के लिए लड़ना शुरू हुए। जो राहुल गांधी बताते हैं भट्टा पारसौल, वहां से ये किस्सा शुरू होता है। राहुल गांधी को देखिए कैसे बदनाम किया गया। राहुल गांधी ने एक सादा कागज फाड़ा था प्रेस क्लब में, सिंबॉलिक फाड़ा था, यह कह के, उसका फैक्ट चेक हमारे दर्शक भी कर सकते हैं, कि सिंबॉलिक फाड़ा था कि जिससे ये बेकार की चीज है, यदि राहुल गांधी वो न फाड़ते तो राहुल गांधी को भी सजा होने के बाद उनकी सदस्यता न जाती। लेकिन राहुल गांधी सुचिता की राजनीति चाहते थे, इसलिए उन्होंने यह किया था, यह समझने की बात। अब मैं आ जा रहा हूं कि ये एक पूरा अभियान चलाया गया, इस पे हजारों करोड़ रुपया खर्च हुआ है। मैं तमाम सारी चीजें, कुछ चीजों से वाकिफ हूं, कुछ को मैं प्रोफेशनल एथिक्स के कारण बता नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं मैनेजमेंट का पार्ट रहा हूं। मैं एक बात से बता देता हूं, मैंने आईटीवी नेटवर्क जो था, जिसका मैं पूरे का चीफ एडिटर था, 14 चैनल का। आपके यहां गुजरात से भी हमारा इंडिया न्यूज गुजराती चलता था, ये सब मेरे को रिपोर्ट करते थे। अब आप ये सोचिए, मैं उन 14 चैनल का चीफ एडिटर था, और इसके बाद मैंने उससे इस्तीफा क्यों दिया? क्योंकि मुझे इससे परेशानी नहीं थी कि हमारे मालिकान यदि चाहते हैं कि मोदी की वाहवाही करें तो ठीक है, कोई बात नहीं, सरकार है, उन्हें बेनिफिट है, चलिए कंपनी चलानी है। लेकिन वहां यह शर्त नहीं थी, वहां यह शर्त थी कि हमारी तो आपको वाहवाही करनी है, यह तो आपका कर्तव्य है। आपको राहुल गांधी को पूरी तरह से क्रैश करना है, उन्हें खत्म करना, उनको वो करना है। मैं नाम लिए बिना कह रहा हूं, 2020 की बात है, चाइना ने हमारे 21 सैनिक मार डाले, 20 मौके पे मरे, एक बाद में मरा। उसके बाद में वह खबर थी, बड़ी खबर थी। उधर दूसरी तरफ सरकार प्रायोजित एक खबर थी, मेरे मित्र ही हैं सुशांत सिंह राजपूत के जो जीजा हैं, वो हरियाणा कैडर के आईपीएस थे। ओपी सिंह मेरे परम मित्र हैं, वो उस समय फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर थे। उनका मुझे फोन आता है, अजय भाई इसको जो है थोड़ा सा हाइप क्रिएट कराइए हमारे साले वाली। हमने कहा देखिए, जितने फैक्ट होंगे हम ये वायदा करते हैं वो होगा, लेकिन रही बात ये, मैं गलत तो नहीं कहूंगा। बहरहाल चल रहा था। एमडी ने मुझे नहीं फोन किया, मेरे मैनेजिंग एडिटर को किया, राणा यशवंत को, और उससे कहा कि ऐसा करो, ये डिबेट जो है चाइना पे जो मारे गए इन पे मत रख, यानी भारत के सैनिक मारे जा रहे हैं उन पर मत करो, इस पर करो। मैंने उस पर डिसाइड की हुई थी मीटिंग में। जब मेरे पास लिस्ट आई मेल पे तो मैंने देखा है डिबेट गायब है। मैंने कहा प्राइम टाइम डिबेट तो मैंने ये तय की थी। उनका सर राणा यशवंत ने ये किया है। मैंने राणा को फोन किया, मैंने कहा यार जब मैंने किया तो तुम मतलब किसकी ये हैसियत है कि हटा देगा? उन्होंने कहा सर मेरे ऊपर मत गुस्सा होइए, एमडी साहब का फोन आया था और एमडी साहब ने ऐसे ऐसे कहा कि ये नहीं ये करना। मतलब मुझे बहुत खराब लगा, मैंने तुरंत एमडी को मिलाया। उस समय उठा नहीं, थोड़ी देर बाद उनका रिंग बैक आया, जी अजय। मैंने कहा सर मुझे एक बड़ी अजीब सी चीज लग रही है, मैं चीफ एडिटर रहूं या ना हूं इसका कि नहीं हूं। कहे क्यों? मैंने कहा ऐसे ऐसे। तब मुझे बोले अजय यार हमारी भी मजबूरी समझो, पीएमओ से फोन आया है कि इसी पे करनी है और ये टॉपिक दबना चाहिए।
तो हमने कहा दबना चाहिए, देश के सैनिक मर रहे हैं, देश के लिए मर रहे हैं, इस पे कोई बात, मतलब सच बताएं, अंत में उन्होंने कहा यार तुम आओगे मेरे पास तब बैठ के बात करेंगे, अभी मत करो, चलो फिर आराम से बात करते हैं। हमें भी लगा चलिए एक बार है, देखेंगे, बात करेंगे। फिर गए, बात हुई, वो टॉपिक चलता रहा, आपने हमने सबने देखा बाद में जो हुआ है आपके भी सामने। इसके बाद में इसी तरीके से 2-3 बार और हो गया। अब इसमें सभी में कहा जाए कि राहुल गांधी को विलेन बनाओ, कि राहुल गांधी तो चाइना के हैं, राहुल गांधी तो चाइना के उनसे, जबकि कभी ऐसा नहीं हुआ। फर्जी फोटो और सब कुछ लगा के बना के और वो चलाने का। हमने कहा ये सब फेक है भाई। हमने कहा मुकदमा होगा, जेल तो मैं जाऊंगा, एडिटर मैं हूं, रिस्पॉन्सिबल आप थोड़ी ना है। और ये होते 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 2021 तक ये स्थिति हुई। मैं दीपावली पे 3 दिन घर रहता हूं, क्योंकि मैं दीपावली जब होती है उसी समय 3 दिन के लिए माता अन्नपूर्णा का जो असली मंदिर है वाराणसी में वो खुलता है। तो चूंकि मैं रहा हूं तो ओरिजिनल चीज जानता हूं, तो मैं उस समय जाता था और वहां दर्शन करता था जी। मैं वहां दर्शन के लिए जा ही रहा था, तभी बात हुई। एमडी का है यार तुम ऐसे ऐसे कर दे रहे हो, कह दे रहे हो, एक काम करो, तुम्हारे खुद भी संबंध है, बात कर लो और रिजॉल्व करो, नहीं तो यार बहुत परेशानी हो रही है। मैंने कहा क्यों, सही कहना, परेशानी हो रही है। मैं तो अब भाई आप चैनल में नहीं कह रहे हो, मैं कम से कम कह तो सकता हूं, ट्वीट तो कर ही सकता हूं, ये तो मेरा अधिकार है। तो साहब ट्वीट पे भी प्रॉब्लम हो रही थी। अंत में मैं सच बताएं बड़ा गुस्सा, मैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन किया, सिर रखा और मैंने कहा बाबा मुझे दिशा दीजिए। माता के दर्शन किए, निकला और फिर मैंने गाड़ी में ही बैठे बैठे लैपटॉप से रिजिग्नेशन अपना भेज दिया एमडी को। और मैं आपको वो रिजिग्नेशन दिखा दूं, और मैंने जो लिखा इससे आपको खुद इस बात का वो हो जाएगा कि मैंने क्या लिखा और क्या नहीं लिखा। तो आप ये समझ सकते हैं यह स्थिति ये होती है कि जिस तरह से इन्होंने हालात बनाए वो अपने आप में निश्चित रूप से एक किसी के लिए भी ये हो सकते हैं कि आप आज किस जगह देश को लाके खड़ा कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, क्या नहीं बना रहे हैं। तो वही स्थिति हुई हमारे साथ भी। बहरहाल मैं कभी भी ये नहीं कहता हूं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन कम से कम सरकार को, सबको एक सीमा तक एक चीजें होनी चाहिए। तभी मैंने छोड़ा और मैंने फिर दूसरा रास्ता अख्तियार किया, क्योंकि ये संभव ही नहीं हो पा रहा था कि आप करेंगे क्या। तो ये नरेंद्र मोदी है। मैंने आपको बताऊं, जब नेशनल हेराल्ड का केस फाइल किया था सुब्रमण्यम स्वामी ने, इस देश के अंदर शायद इतनी बड़ी खबर, बैनर खबर मैंने लगाई थी कि राहुल सोनिया ने कब्जाई अरबों की प्रॉपर्टी। और आप ये समझिए उसके बाद में स्थिति ये है कि ये लोग यह भी हिम्मत नहीं करते हैं कि ये करें, लेकिन जो सही आया तो मैंने सही भी लिखा, बराबर, दोनों चीजें। लेकिन आज जो हो रहा है, उस समय उनकी सरकार थी, उन्होंने कभी नहीं कहा कि निकाल दीजिए या इस्तीफा ले लीजिए या क्या कर लीजिए। तो यह स्थितियां आज देखने को मिल रही है। निश्चित रूप से यह बेहद चिंताजनक है। यह मेरा इस्तीफा है, मैंने साइन करके भेजा हुआ है। तो मैं ये दिखा रहा हूं कि इस तरह से चीजों को होता है कि साहब हमने वो भी ये किया कि हाँ क्या सही है क्या गलत है, लेकिन ये अंतर है राहुल गांधी में। जब सर्वे सर्वा थे उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन इस समय ये होता है, अपने दोस्त को भी आप नहीं छोड़ते हैं जिससे आपने इतनी मदद ली होती है, खुद ली होती है। मैंने वो वोट आज छिपाए हैं, जो उस दौर में मैं बता देता तो शायद देश के अंदर वो किसी दूसरी तरीके से चला जाता। चलिए छोड़िए, उन बातों पे मैं नहीं जाता हूं। मैं अब एक चीज बस कहता हूं, राहुल गांधी कैसे पप्पू हो सकते हैं जो
दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी हार्वर्ड में पढ़ा हो, जो दुनिया की दूसरी सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज में पढ़ा हो, सही बात। यदि वहां के पढ़े गए लोग पप्पू हैं, तो साहब नरेंद्र मोदी ने क्या पढ़ा है ये मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। और अब उस पे मैं नहीं कहूंगा, आप खुद पूरा गुजरात वो जानता है। वो तो उनके टीचर जो थे उस समय जो कहते थे वो खुद बताए थे। अभी तो अभी मैं थोड़े इसीलिए मतलब कह, पहले ही उनका जो देहांत हुआ स्टेशन जेपी ही नहीं बघेल। था, उस स्टेशन पे जो शख्स चाय बेचता है, जो स्कूल 5वीं तक था उससे वो 12वीं कर लेते हैं, तो साहब ये उन्हीं का, ये मोदी है तो मुमकिन। तो सबसे बड़ी बात मैं ये कह रहा हूं कि यह स्थिति है। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि निश्चित रूप से जो करना चाहिए था वास्तव में प्रचार नहीं। आपने देख लिया इस दौर में कि विश्व गुरु हैं, ये हैं, हम भी मान लेते हैं। 122 देश करीब करीब उन्होंने घूमे, और इतने में हर यात्रा में करीब करीब 22 करोड़ रुपए के आसपास का खर्चा आया है। औसत मैं निकाल रहा हूं, किसी में 30 भी आया है, किसी में 25 भी आया है, किसी में 18 भी आया। तो अब आप यह समझिए, इतना खर्च करके देश का, जब देश को जरूरत पड़ी, एक कंट्री हमारे साथ नहीं खड़ा था। नहीं खड़ा हुआ, सही आप बात। बताइए। और राहुल गांधी की, बस मैं ये लास्ट बात आपको बताना चाहूंगा। आप देखिए, कोविड आया, आप राहुल गांधी का ट्वीट सबसे पहले पूरे भारत में था कि यह गंभीर खतरा है, इसके लिए अभी से योजना तैयार कर ली जाए तो सारी चीजें हो सकती हैं, नहीं तो गंभीर हो। हर्षवर्धन ने मजाक उड़ाया था। मैं वही तो कह रहा हूं, लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने कहा ये खुद ही कोरोना है। और साहब आप देखिए हमने क्या खोया है, पूरा देश जानता है। सरकार ने आंकड़े छुपाए, अब धीरे धीरे वो आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो अब आप देखिए ये सच है। इसके बाद आप देखिए राहुल गांधी ने, मैंने खुद एक एडिटोरियल लिखा था, उसी में लिखा था कि कहीं देश के लिए कलंक ना बन जाए ये बेरोजगारी। तो जिस तरह से बेरोजगारी की स्थिति बढ़ रही थी, और इसको लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, उन्हीं के ट्वीट से मैंने उठाया था और यह मैंने लिखा था। मैं 2019 में स्टेट गेस्ट के तौर पे चाइना गया था, भारत का रिप्रेजेंट किया था मैंने मीडिया को। आप ये समझिए, उस समय मैंने वहां से आने के बाद में लिखा था कि हमें यह सीखना चाहिए क्या क्या करना है और कैसे। राहुल गांधी ने अभी, पहले तो कहा ही, अभी 3 फरवरी को उन्होंने कहा था संसद में कि यदि मेक इन इंडिया पे ध्यान दिया होता तो नरेंद्र मोदी को अपने विदेश मंत्री को अमेरिका से निमंत्रण लाने के लिए नहीं छोड़ना पड़ता। संसद में कहा है। और उन्होंने बताया कि कैसे मेक इन इंडिया अच्छा था, कंसेप्ट अच्छा था, लेकिन इस पर जो नहीं हुआ उसका नतीजा ये हुआ कि भारत आज नरेंद्र मोदी इतने महीनों बाद उसी बात को उसी गुजरात में कह रहे हैं कि हाँ साहब अपने यहां बनाओ, अपने यहां करो। यदि आपने हर बात पे, चाहे नोटबंदी रही हो, चाहे जीएसटी रही हो, जीएसटी की मार व्यापारी आपका गुजरात तो पूरा देख ही रहा है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। नोटबंदी में किनके काले धन सफेद हो गए और कौन बेचारे मर गए यह भी सामने है। इसके बाद युवाओं का भविष्य बर्बाद है। बेटियों को कहा था नरेंद्र मोदी ने, बहुत हुई महिलाओं पे वार, अब की बार मोदी सरकार। और भारत के इतिहास में इतने रेप के केस, खुद नरेंद्र मोदी सरकार के आंकड़े हैं, इतने रेप कभी नहीं हुए, इतने ज्यादा महिलाओं के प्रति अपराध कभी नहीं हुआ, हो रहे हैं। साहब बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, रोजगार देने की बात कहते थे, रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। भुखमरी में यह देश आ गया कि आपको 81 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है, और आप दावा कर रहे हैं कि आप दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो गए। तो ये झूठ का कारोबार चला। लेकिन राहुल गांधी के साथ ये अच्छी है कि उस आदमी ने झूठ नहीं बोला। इसका एक उदाहरण दूंगा। मैं उन दिनों हिंदुस्तान अखबार का संपादक था, 2017 की बात है, और उस समय मैं दिल्ली से यूपी स्टेट का, पश्चिम उत्तर प्रदेश का स्टेट एडिटर, आगरा में सिटिंग थी मेरी, जो हेड ऑफिस था वहां का स्टेट का। तो वहां पे 3 दिन का दौरा था राहुल गांधी का।
राज बब्बर का मुझे फोन आया कि अजय भाई 3 दिन राहुल जी मेरे घर पे ही रात को रुकेंगे और खाना खाएंगे, तो मैं चाहता हूं कि आप भी आओ, हम लोग साथ ही बैठ के खाना खाएं, और कुछ वो चाहते हैं कि लोकल चीजों के बारे में जाने। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैं पहुंचने के बाद में सारी बात हुई। मैंने कहा कि ये आलू बेल्ट है, यहां आलू सबसे ज्यादा होता है। जी जी। तो मैं जो ये इस घटना का इसलिए जिक्र कर रहा हूं, जो पप्पू बनाने वाली बात। हाँ, तो आलू से वहां सोना मैंने वाला। जी, तो हाँ मैंने बताया कि ये हाथरस और ये सारा इलाका वो है, आप एक काम करिए, आप यहां एक्सप्रेसवे बनी गया है, यहां 3 मंडियां बनी रही हैं, कल के दिन ये होगा, यहां से फिरोजाबाद से जो रैक जाती हैं वो है ही है। तो अब आपको सिर्फ इतना कहना है कि ये आलू को हम ये कर देंगे, इससे ये हो जाएगा, ये मैंने कुछ चीजें समझाई उन्हें, और इसका आपको बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। राहुल गांधी इनका नहीं अजय जी, मैं झूठ नहीं बोलता, मुझे पता है कि ये चीजें ऐसे हो नहीं सकती, और इसमें ये हालात खराब है, और मुझे ये, तो मैंने कहा नहीं नहीं ऐसे हो सकता है। उन्होंने कहा एक काम करिए, कल फिर हम साथ बैठते हैं, खाना खाएंगे, और उसी समय आप मुझे बताइए कैसे हो सकता। अगले दिन मैं फिर तमाम तैयारी करके गया, और साहब उसके बाद फिर मैंने समझाने की कोशिश की। राहुल गांधी का नहीं है जी, ऐसे नहीं होगा, इसके लिए हमें इंटरनेशनल मार्केट से लेके ये करना होगा, और ये स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती। 2017 का चुनाव था, गुजरात में भी था यहाँ, उनका मैं इस तरह से नहीं कह सकता हूं कि ये है, और इसलिए छोड़िए। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हाथरस, उन्होंने वहां पर यह बात कही थी कि आलू से आपका सोना बनेगा। उसी बात को राहुल गांधी ने गुजरात में जाकर के सूरत में जो कहा अपने भाषण में, ये और बार बार उन्होंने रिपीट किया कि ये मेरे शब्द नहीं है, ये नरेंद्र मोदी के शब्द, मोदी के हैं। हाँ, उसे काट छांट के उन्हें पप्पू बनाने का जो खेल किया गया वो किसी से छिपा नहीं। फैक्ट चेक में जाके कोई भी हमारे साथी चेक कर सकते हैं। तो मगर मैं भारत जोड़ो यात्रा जो हुई, वो पप्पू का खेल जो था इनका, वो नाकाम हो गया। उनका, राहुल का असली व्यक्तित्व जो है वो भारत जोड़ो यात्रा से मेरे ख्याल से उभर आया। निश्चित रूप से देखिए, भारत जोड़ो यात्रा से क्या हुआ कि राहुल गांधी जो कॉमन पीपल के साथ नहीं रहते थे, उस दौरान इतना रहे कि हर कोई उन्हें देख ले रहा था, समझ ले रहा था, जान ले रहा था, चीजें थी। जबकि मीडिया आप देखिए, लंबे अरसे तक तो उसने पहले दिखाया नहीं, फिर निगेटिव दिखाना शुरू किया, फिर थोड़ा जी थोड़ा सा दिखाना, क्योंकि मजबूरी हुई। अब आप ये देखिए, बरसते पानी में उस आदमी ने यह दिखा दिया कि वो तपस्वी है। वो भयंकर गर्मी में उसने उल्टा शुरू किया। गर्मी में जो वहां का सबसे गर्म टाइम होता है वहां शुरू किया, और जो सबसे ठंडा टाइम होता है जम्मू कश्मीर का, जब बर्फ गिर रही होती है, बारिश हो रही होती, तब वो वहां पहुंचा, और उसने दिखा दिया कि वो हर परिस्थिति में रह सकता है, एक स्थिति में रह सकता है। साहब, मैं खुद रोजाना सैर करता हूं, और मैं करीब 8 से 10 किलोमीटर सामान्य तौर पे रोज करता हूं। लेकिन राहुल गांधी का मैं ये उदाहरण कोट करते हुए कह रहा हूं। रायबरेली के एसएसपी थे डॉक्टर राजेश पांडे, वो बताएं कि चुनाव का दौर था, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, और राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी तीनों रायबरेली आए हुए थे। उस समय वो गेस्ट हाउस एक बना हुआ था, उसी में रुकते थे, जो उनका अपना था, राजीव गांधी फाउंडेशन का। वो कभी भी कोई सरकारी सेवा नहीं लेते थे। तो कहें कि अचानक मुझे 3 बजे रात को मेरे जो रिजर्व इंस्पेक्टर होता है, जो पुलिस लाइन का इंचार्ज होता है, उसका कॉल आया। कहा राहुल गांधी जी आए हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि जो पुलिस लाइन का ग्राउंड है उसमें वो दौड़ना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा तो ठीक है, सिर्फ दौड़ने का तो कह दो कि सर दौड़ लीजिए, लेकिन इधर उधर कहीं ना जाए, क्योंकि चुनाव आचार संहिता का वो ना हो जाए। तो उन्होंने ये कहा, तो राहुल गांधी ने कहा थैंक यू। कहा फिर मुझे भी लगा कि पता नहीं क्या हो, तो मैं तुरंत आया,
और आके पुलिस लाइन के जो ऑफिस था उसी में बैठ गए। जैसे उनका वो खत्म हुआ, मैं गया, मैंने कहा सर आइए आपको चाय पिलाएं, और ये तो राहुल गांधी बोले कि नहीं चाय नहीं पियेंगे पांडे जी, हम जो है अभी जाके रेडी हो करके और फिर उसके बाद में लोग आएंगे, उनसे मीटिंग है और उसके बाद फिर निकलना है पूरे क्षेत्र में, आज सबसे मिलना है क्योंकि टाइम तो थोड़ा ही थोड़ा है। तो उन्होंने कहा आप देखिए जिस समय यह स्थिति थी कि वो राजा थे, हम उनके लिए एक एसएसपी एक प्रकार से ये समझ लीजिए कि एक छोटा सा प्यादा से ज्यादा उसकी औकात नहीं है, उसको भी वो इतना रिगार्ड दे के बात कर रहे थे। और कहा फिर उसके बाद 2 दिन बाद मुझे फोन आया उनके यहां से कि सोनिया जी आपसे मिलना चाहती। तो कहा हमने, मैं डर के मारे कि क्या पता नहीं वो चुनाव आचार संहिता है, तो कहा मैंने जो है फोन किया कि अपने डीएम को, मैंने कहा आपको बुलाया, उन्होंने कहा नहीं हमें तो नहीं बुलाया। तो कहा हमने जिसका फोन आया था उनसे कहा भाई डीएम साहब को भी बुला लो। उनका डीएम साहब को नहीं बुलाना है, आपका ही काम है, आप आ जाए। अच्छा, कहे अब मरता क्या न करता, तो कहे मैं गया। जब गया और इन्फॉर्म हुआ कि हाँ मैं आया हूं, तो दरवाजे पे मुझे रिसीव करने आए राहुल, और रिसीव करके लेके गए। सोनिया जी बैठी थी, प्रियंका जी बैठी थी, राहुल जी बैठे थे। और उसके बाद हम, अब जैसा होता है मैंने सैल्यूट किया, उसके बाद बैठने के बाद मैंने कहा कि हाँ मैडम क्या है, कह रहे बैठिए चाय पीजिए फिर बात करते हैं। चाय वाय तो अब कहे हमें तो बार बार हो क्या है इतनी देर लगा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, परेशान में। अब उसके बाद में जो है थोड़ी देर बाद चाय आ गई, चाय पीते पीते सोनिया जी ने पूछा और बच्चे कहाँ रहते हैं, तो कहा हमने बताया बच्चे लखनऊ में रहते हैं, क्योंकि अब रायबरेली से लखनऊ 80 किलोमीटर की दूरी है। तो जब ऐसा होता है चला जाता हूँ, चूंकि लखनऊ रेंज में है तो मीटिंग सारी लखनऊ ही होती है, तो जाना हो जाता है। बाकी यहाँ पे कोई इतने अच्छे इंस्टीट्यूट्स नहीं है, बेटी ये कर रही है, बेटा ये कर रहा है, सारी बातें करते हैं। कहा जब चाय खत्म हो गई तो हमने कहा जी मैम बताएं, तो सोनिया जी ने राहुल जी की तरफ इशारा किया। राहुल जी बोले देखिए पांडे जी, हमारा ऐसे ऐसे इस ब्लॉक का जो अध्यक्ष है कांग्रेस का, वो क्या कर रहा है, वो विधानसभा क्षेत्र का जो इंचार्ज है, वो क्या कर रहा है, दूसरी पार्टी के लोगों को यानी बीजेपी के लोगों को वो धमका रहा है और ये कर रहा है कि आप जो है या तो कांग्रेस को वोट डालो या तो मत डालो। तो ये मेरी जानकारी में आया है, तो प्लीज मैं आपसे इस रिक्वेस्ट के लिए किया हूं कि आप उसको कायदे से हैंडल कर लीजिए। ऐसा ना हो कि कल के दिन वो आदमी ऐसी हरकतें करे और हमें वो हो, तो मैं नहीं चाहता हूं। हमें वोट कोई डाले ना डाले, वोट फेयर पड़ने चाहिए, लेकिन किसी को धमकाने और ये करने, ये हम नहीं चाहते। हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी स्थिति में हमें अनफेयर, मैंने नाम कोट करके ऑफिसर का कहा है जी, कि अनफेयर नहीं पड़ना चाहिए। और वो आज बीजेपी सरकार के क्लोज है, इस समय उत्तर प्रदेश की एक बहुत अहम पोस्ट पर। मैं ये बता रहा हूं, पीछे आईजी थे बरेली के, आजकल और सीनियर स्थिति में, तो मैं यह बता रहा हूं कि यह तुम, वो मेरे पास में इत्तेफाक से आए थे, तो घर पे बैठे बैठे उन्होंने ये बात बताई कि मैंने अपनी जिंदगी में पहला व्यक्ति देखा जो कह रहा है विरोध वाले को वोट डालने दो। लोग कहते हैं कि अरे यार हमारे जाए कैसे भी हमारे पक्ष में वोट डलवाओ, यहां उल्टा हो रहा था, कह रहे थे विरोध वाले को डालने दो, हमारे वाले को डांटो, हमारे वाले को हैंडल करो, कि नहीं ऐसा मत करो। कहा हम कहेंगे, उन्होंने ये कहा यदि हम कहेंगे तो उसको बुरा लगेगा, वो कर तो पार्टी के ही लिए रहा है, लेकिन ये उचित नहीं है। अब आप सोचिए कितनी बड़ी नैतिकता होगी। सही ये बात। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में बेसिक अंतर है। सर मैं अंत में एक सवाल करना चाहता हूं, आपको नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के भविष्य के बारे में क्या आपका आकलन है? देखिए हरी जी, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी का हमने 11 साल शासन देख लिया है।
इस शासन के दौरान मैं खुद बीजेपी के लोगों से कहता हूं, मुझे 10 काम गिना दीजिए, चलिए 10 छोड़िए, 5 गिना दीजिए, जिनसे कंट्री को लाभ हुआ जी है। कोई मुझे बता नहीं पाता है। मेरिट पे चर्चा कर लीजिए, हम भी करें, आप भी करें, डॉक्यूमेंट्स हो, और डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट के हो, हमारे नहीं, आपके ही हो, जी और उन पे चर्चा कर लीजिए। सब आज तक मुझे कोई बता नहीं पाया। बीजेपी में चाहे जेपी नड्डा हो, वो भी मेरे दोस्त हैं, उसके अलावा और बहुत सारे लोग हैं। और अमित शाह पहले चुनाव के दौरान जब नरेंद्र मोदी लड़े थे और वो चुनाव संभाल रहे थे, तब तो रोज ही मेरे से बात करते थे, आज भी उनका पर्सनल वही नंबर मेरे पास है। तो मैं ये कहता हूं, वो सब चीज कोई एक बार नहीं मुझे ये बता पाता है। क्या छोड़ो अजय भाई, कहां फालतू की बात कर, तो यह स्थिति आ जाती है। लेकिन राहुल गांधी का जो अभी वो सरकार में नहीं है, लेकिन उनका विजन जो 2005 से मैंने देखा मनमोहन सिंह सरकार का, उन्हीं नीतियों ने आज तक देश बचा के रखा है, यह तय, ये पूरी दुनिया ने मान लिया है। दूसरी चीज, जो जो चीजें वो कहते हैं वही आधार है। यदि किसान मजबूत नहीं होगा तो आप अमेरिका और दूसरे देशों पे डिपेंड हो जाएंगे अनाज के लिए, वही स्थिति में पहुंच जाएंगे जो 1947 से लेके हरित क्रांति तक हालत थी, तो भुखमरे हो जाएंगे। राहुल गांधी उससे मजबूत करने की बात कर, राहुल गांधी मजदूर की बात करते हैं, क्यों? क्योंकि वही मजदूर आपकी इंडस्ट्री चलाता है। बड़ा बड़ा आप भले कितने बड़े रईस हो, वो यदि इंडस्ट्री नहीं चलाएगा तो आप मुनाफा नहीं कमा पाएंगे। वो कितना बेहतर काम करे, उसकी स्किल डेवलप हो, इस पर काम होना चाहिए, उसको एक सम्मानजनक स्थिति मिलना चाहिए, वह जरूरी है। तीसरी चीज, हमारी लड़कियों की भागीदारी मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि वो बेकार जो है हमारी आबादी ना हो जाए, वो किटी पार्टी में ही अकेले सीमित ना हो जाए, वो लिटरेरी भी हो, वो योगदान दे, जीडीपी में योगदान दे और चीजें करे, उस पर। इसके अलावा हमारे यहां यूथ को दिशा देने की जरूरत। हमारे यहां बहुत बड़ी ताकत जी, उस यूथ के यदि हाथ में असल में ताकत आ जाए तो वो यूथ पूरी दुनिया में भारत को सबसे ताकतवर बना सकता है। ये राहुल गांधी का विजन है। राहुल गांधी का विजन है कि बच्चों की एजुकेशन में फालतू का काम मत कीजिए। एजुकेशन इंटरनेशनल स्तर की होनी चाहिए, क्योंकि अब हम वैश्विक समाज में जीते हैं। हम उसे जबरदस्ती वहां ले जाके न ढकेल दें कि पाषाण काल में हम ले जा रहे हैं। तो जरूरी है कि हम उसे प्रोग्रेसिव होते के साथ साथ वास्तविकता पढ़ाएं। ये ना कहें मुगल इतिहास नहीं पढ़ाएंगे, ये नहीं पढ़ाएंगे। अरे भाई, जो सच है सच है, स्वीकारिए, और नया उससे अच्छा तैयार कीजिए। यह करने की जरूरत। हम अपने यहाँ टेक्नोलॉजी और योग्यता के मुताबिक रोजगार दे सकें, इस पे काम। अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कीजिए, और जो पीएसयूज हैं उन्हें बेचिए नहीं, बीमारी का इलाज कीजिए, ऑपरेशन कीजिए, और उसे स्वस्थ बना करके मार्केट में खड़ा कर दीजिए। निश्चित रूप से उसमें PPP होना चाहिए, लेकिन निजी हाथ में नहीं जाना चाहिए। काम लेना चाहिए, काम तो लेंगे, मक्कारी नहीं करने देंगे, लेकिन आपसे काम लेंगे, आपको सम्मानजनक सैलरी देंगे, सम्मान देंगे, लेकिन काम पूरा लेंगे, और आगे बढ़ाने की आपको हर व्यक्ति की जवाबदेही तय होनी चाहिए। सरकार जवाबदेह होना चाहिए। ये ना हो कि हमने मन की तो बात कर ली, जन की बात कब सुनोगे साहब। यह राहुल गांधी का जो विजन है, यह विजन। राहुल गांधी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल उसमें पढ़े हुए हैं, रिलेशन से। राहुल गांधी ने इकोनॉमी में पढ़ा है, एमफिल है। राहुल गांधी का जो नॉलेज है वो इकोनॉमी और इंटरनेशनल रिलेशन में किसी भी देश के दूसरे नेता से बहुत ज्यादा। यह है एक चीज। आज अजय जी, आपने तो दोनों की तुलना में
यानी उसका निरक्षीर कर दिया है। और मेरे ख्याल से हमारे दर्शकों को भी दोनों व्यक्तित्व का भेद समझ में आएगा, कौन विजनरी है और कौन बोलने वाला है, जोरों से बोलने वाला है, जो केवल बोलता ही है, वो एक्शन प्लान में नहीं लाता है, ये हम समझते हैं। आप हमारे साथ आज जुड़े और खुलकर बातें करी। आपके दोनों के साथ वैयक्तिक संबंध रहे हैं और इसलिए आप ज्यादा यानी उसमें भी आपने काफी कुछ मर्यादाओं को मद्देनजर रखते हुए भी बात करी, क्योंकि आप दोनों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। और मेरे ख्याल से जैसे इस बार भी ऑपरेशन जो सिंदूर हुआ, उन दिनों राहुल गांधी का व्यक्तित्व उसमें एक उभार आया है, उसकी परिपक्वता के बारे में भी लोग अभी समझने लगे हैं और भाई साहब उसको राजनीतिक लाभ उठाने के लिए लालायित हैं। तो आपने जिस प्रकार से विश्लेषण किया है, हमारे दर्शकों को बहुत भाएगा और उनके जो प्रतिभाव मिलेंगे हम वो उसकी हमें प्रतीक्षा है। આજે આટલી વાત, ફરી મળીશું નવા એપિસોડમાં નવા વિષય સાથે અને ફરીને પાછા આપણે અજયજીને ક્યારેક જોડીશું। એમની સાથે જે વાત કરીએ છીએ એ નક્કર વાત હોય છે, એમાં છે ને તથ્યો હોય છે, સત્ય હોય છે અને તમને પણ એ ગમશે એવું મને જરૂર લાગે છે। આપને જો આ એપિસોડ ગમ્યો હોય તો સૌથી વધુ શેર કરશો। ગુજરાતીઓ અને હિન્દી ભાષીઓને આ એપિસોડ એ ખૂબ ખૂબ શેર કરો, જેથી બંને વ્યક્તિત્વોની અસલિયતનો એમને અંદાજ આવે। અને ફરી મળીશું નવા એપિસોડમાં। નમસ્કાર।